नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से द IR शो में। तो दोस्तों, जो यूके ने और अमेरिका ने जो सबमरीन की डील की, जिसको कि ऑकस डील के रूप में भी जानते हैं और इसको ऑकस डिफेंस पैक्ट भी कहा जा रहा है। तो इस ऑकस डिफेंस पैक्ट की वजह से अब लग रहा है कि फ्रांस जो है वो अब नए मूव्स लेने को पूरी तरीके से तैयार हो चुका है और वो नए कदम उठा के रहेगा। क्योंकि दोस्तों, फ्रांस ने रिसेंट में इस बात को कहा है कि वो भारत के साथ मिलके जल्द ही मल्टीलेटरल ऑर्डर के इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर काम करेगा। और जिन लोगों को नहीं पता है कि मल्टीलेटरल ऑर्डर किसे कहते हैं, तो मैं उन्हें बता दूं, इसी को हिंदी में बहुपक्षवाद भी कहा जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि विश्व में एक ऐसी व्यवस्था को बनाना जिसमें पावर सेंटर किसी एक देश के पास ना होके दो या दो से ज़्यादा, और ज़्यादा अच्छा ये होगा कि पावर डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से इक्वल हो और कोई भी देश एक पावर सेंटर होने की वजह से दूसरे देश के ऊपर ज़बरदस्ती चीज़ों को थोपने या अपनी हेजीमनी को इस्टेब्लिश करने की कोशिश ना कर सके। तो अब आप लोग जानते ही होंगे कि जब कोल्ड वॉर चल रही थी USSR और USA के बीच में, तो दो पोलर वर्ल्ड होते थे, जिसको बाईपोलर वर्ल्ड भी कहा जाता था, क्योंकि एक तरफ होता था USSR तो दूसरी तरफ होते थे USA। तो वर्ल्ड के जो मैक्सिमम देश थे वो कहीं ना कहीं या तो वो USSR की तरफ झुके होते थे या तो वो USA की तरफ झुके होते थे। क्योंकि उस समय चाहे टेक्नोलॉजी हो या डिफेंस की बात की जाए या मनी की बात की जाए, तो तीनों ही केसेस में या तो USSR के पास बहुत ज़्यादा पावर थी या तो USA के पास ज़्यादा थी। तो आम तौर पे जाहिर सी बात है कि आदमी झुकेगा ही ऐसी चीज़ों की तरफ। लेकिन दोस्तों, जब बाद में USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया और 2004 के बाद आपको मालूम होगा कि किस तरीके से चाइना की जो है वो राइजिंग हुई, और चाइना ने अपने आप को राइज़ करने के बाद आज वो कहीं ना कहीं जो USA है उसकी हेजेमनी को पूरी तरीके से चैलेंज कर रहा है। और कहीं ना कहीं उसकी कोशिश ये है कि अब वो USA को रिप्लेस करके ख़ुद को वहाँ पे इस्टेब्लिश कर सके। और अब कहीं ना कहीं इस चीज़ की वजह से ही USA अब जो भी कदम उठा रहा है वो उठा रहा है। उसने अपना सारा ध्यान अफ़गानिस्तान से उठा के अब इंडो पैसिफिक की तरफ कर दिया है। तो इन्हीं सब चीज़ों में ही जो एक अगला कदम था वो ऑकस डील थी, जो कि उसने ब्रिटेन के साथ मिलके ऑस्ट्रेलिया के साथ की। लेकिन अब इन सब चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं फ्रांस को ये लग रहा है कि अब ज़रूरत इस बात की है कि अब जो है वो कहीं भी विश्व में एक ऐसी व्यवस्था ना हो जिसमें कि जो देश हैं उनके पास कोई सिलेक्शन लेना हो कि या तो आप इस कंट्री को चुनिए या तो आप उस कंट्री को चुनिए, और ना ही यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो। यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर का मतलब क्या है दोस्तों, कि जिसमें कोई एक देश ही पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा ताकतवर हो। और जब ताकत की बात की जाती है तो दोस्तों, वो चाहे पैसे की हो, वो चाहे डिफेंस की हो, वो सारी ताकतें उसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो आप जानते ही होंगे कि जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो USA ने अपने आप को एक ग्लोबल पावर और ग्लोबल पुलिस के रूप में इस्टेब्लिश करके रखा है, जो कि अब तक मेंटेन है। और जिसको अब चैलेंज करने का काम जो है वो चाइना कर रहा है, और उसमें उसका साथ देने का काम कहीं ना कहीं रशिया कर रहा है। लेकिन दोस्तों, रशिया कभी भी ये नहीं चाहता है कि चाइना जो है वो बाईपोलर ऑर्डर में USA के अगेंस्ट में चाइना ही हो। वो बस किसी तरह ये चाह रहा है कि अमेरिका को किसी तरह रोका जा सके चाइना के साथ मिल के। तो दोस्तों, ये हुआ मल्टीपोलर ऑर्डर जिसके बारे में आपकी मैं बात कर रहा था। तो मल्टीपोलर ऑर्डर में अमेरिका विश्वास नहीं करता, और उसके पीछे दोस्तों सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अमेरिका चाहता है कि मल्टीपोलर ऑर्डर अगर इस्टेब्लिश हो गया तो कहीं ना कहीं USA एज एन ग्लोबल पावर के रूप में उस इमेज का क्या होगा। क्योंकि मल्टीपोलर ऑर्डर में तो बहुत से देशों के पास और बहुत से ऐसे पावर सेंटर्स बन जाएंगे जिसकी वजह से कोई एक पावर सेंटर दूसरे के ऊपर ताकतवर नहीं हो पाएगा और ना ही दूसरे को एक्सप्लॉइट कर पाएगा। इसके अलावा फ्रांस और इंडिया जो हैं वो पहले भी मल्टीपोलर ऑर्डर को इस्टेब्लिश करने से रिलेटेड एक कदम उठा चुके हैं, जिसके बारे में आप सब लोगों को पता होगा, जिसको ISA कहते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों गुरुग्राम में है, हरियाणा में है। तो इसकी शुरुआत भारत के द्वारा फ्रांस के साथ मिलकर पहले ही की जा चुकी है, और ISA को आज तमाम बहुत से देशों ने ज्वाइन किया है। ये भारत का ऐसा पहला इनिशिएटिव है इंटरनेशनली तौर पे जिसको बहुत से देशों ने ज्वाइन किया है। लेकिन इसको अभी भी अमेरिका ने इसको ज्वाइन नहीं किया है। कारण और सिर्फ एक, पहला ये कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो दोस्तों भारत में है, और दूसरा, इससे USA की जो ग्लोबल पावर वाली जो इमेज है उसको धक्का पहुंचता है। क्योंकि दोस्तों,
जो मल्टीपोलैरिटी है, जो मल्टीलैटरलिज्म है, इसके दो टाइप मानता है अमेरिका है। एक टाइप तो वो जिसको वो यूज़ करता है क्लाइमेट के चेंज के कंडीशन में, और अगर किसी सब्जेक्ट की बात की जाए तो जैसे डेमोक्रेसी के केस में, जिसमें वो ये कहता है कि हाँ डेमोक्रेसी सब जगह होनी चाहिए, मल्टीपोलर होनी चाहिए, क्लाइमेट चेंज वो भी सब जगह होना चाहिए, सब लोगों को मिल के क्लाइमेट चेंज के लिए जो है काम करना चाहिए, क्लाइमेट चेंज में सभी देशों को एक साथ आना चाहिए, किसी एक देश की ये जिम्मेदारी नहीं है, सभी को साथ में आना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसी के साथ एक दूसरा एस्पेक्ट है मल्टीपोलैरिटी का अमेरिका के लिए, वो जो कि डिफेंस से रिलेटेड है, डिफेंस डील से रिलेटेड है, डिफेंस पैक्ट से रिलेटेड है, जो कि वो सिर्फ़ और सिर्फ करता है चुनिंदा देशों के साथ। और इन्हीं चुनिंदा देशों की आज हम लोग बात करेंगे, जिनको हम लोग कहते हैं एंग्लो स्फीयर कंट्री। अब एंग्लो स्फीयर का मतलब दोस्तों ये होता है वो देश जो कि हिस्टोरिकली कहा जाए और कल्चरली रूप से कहा जाए तो वो इंग्लिश स्पीकिंग हैं या इंग्लिश से रिलेटेड हैं, या प्राइमरीली कहा जाए तो वो सीधे सीधे यूके या ब्रिटेन से वो क्लोजली कनेक्टेड हैं, चाहे उनके कल्चरल के तौर पे कहा जाए या उनके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के तौर पे कहा जाए। तो इनमें अगर जिन कंट्रीज़ को देखा जाता है उनमें मुख्य रूप से मैं आपको बता रहा हूँ, उसमें एक यूएसए हो गया, यूके हो गया, यूके को तो होना ही था, और ऑस्ट्रेलिया हो गया और न्यूजीलैंड हो गया। तो इन देशों को कहा जाता है कि ये प्राइमरीली रूप से जो हैं ये जो है आपके एंग्लो स्फीयर कंट्री हैं। और एंग्लो स्फीयर एक बहुत ही एक ऐसा टर्म है जो कि काफ़ी चर्चा में रहा है, और इसके ऊपर बहुत पहले एक किताब भी लिखी जा चुकी है, द एंग्लो स्फीयर चैलेंज करके, जिसमें जो है बताया गया कि जो 21वीं जो सेंचुरी होगी वो अंत में जो है जो एंग्लो स्फीयर कंट्री हैं वही उसको रूल करेंगे। तो अब इन सब चीज़ों के बाद कहीं ना कहीं एंग्लो स्फीयर जो एक टर्म है वो फिर से चर्चा में आ गया है। अब आपसे बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश स्पीकिंग की अगर बात की जाए तो बहुत से देश हैं जहाँ इंग्लिश स्पीकिंग होती है, भारत में तो बहुत अच्छे से होती है। तो दोस्तों मतलब उससे नहीं है, जैसा कि मैंने कहा कि कल्चरली और हिस्टोरिकली रूप से आप कहीं ना कहीं कनेक्टेड होने चाहिए, या आप एक तरीके से क्लोजली रिलेटेड हिस्ट्री होनी चाहिए आपकी ब्रिटेन के साथ। अब उस सेंस में नहीं कि ब्रिटेन ने राज किया किसी के ऊपर तो वो हो गया कि हाँ ये तो क्लोजली रिलेटेड है, वो बात नहीं है। आप कहीं ना कहीं उनसे क्लोजली कनेक्टेड महसूस करते हो ऐतिहासिक तौर पे या फिर एक सांस्कृतिक तौर पे, तो उनको कहा जाता है। तो अब इसी को एक तरीके से टॉन्ट भी मारा फ्रांस को ऑकस डील को ही लेके, जो ब्रेग्जिट पार्टी थी उसके जो अभी बॉस रह चुके हैं, उन्होंने जो है एक टॉन्ट मारा फ्रांस को कि ये जो डील हो भी पाई, ये डील इसलिए हो पाई क्योंकि ब्रेग्जिट हुआ था। तो ब्रेग्जिट का होना ब्रिटेन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि देखिए इसके होते ही जो है ब्रिटेन ने एक ऑकस डील की, जो कि ब्रिटेन के लिए आगे चल के लाभकारी होने वाली, जो उसको बेनिफिट करेगी काफ़ी ज़्यादा। तो अब इस ऑकस डील और साथ ही साथ अब जो एंग्लो स्फीयर वर्ड आया है, इसके बाद अब कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि जो अब एंग्लो स्फीयर की वजह से अब यूरोपियन यूनियन और जो एंग्लो स्फीयर कंट्री हैं उनके बीच में जो बाइफर्केशन है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, जिसके ऊपर आर्टिकल्स भी निकलने लगे हैं कि ये जो एंग्लो स्फीयर कंट्रीज़ मजबूत होंगी और अगर वो राइज़ होती हैं ज़्यादा तो वो तो अच्छा होगा, लेकिन ये यूरोपियन यूनियन और एक वेस्ट के बीच में एक बहुत बड़ी दरार क्रिएट कर देगा, जिसके बाद जो हार है वो वेस्ट की ही होगी। क्योंकि दोस्तों इसके बाद कहीं ना कहीं और ज़्यादा मजबूती का काम करेगा चाइना के लिए, और ये चाइना के लिए विन विन सिचुएशन होगी, क्योंकि अभी तक ऑकस डील और सारी सिचुएशंस जो थी वो चाइना के अगेंस्ट में जा रही थी। लेकिन अब इन सब डेवलपमेंट से कहीं ना कहीं जो दरार है वो वेस्ट में ही आएगा, वेस्ट कंट्रीज़ में ही आएगा, और उस दरार का जो लाभ मिलेगा, जो सीधा सीधा एडवांटेज मिलेगा, वो चाइना को मिलेगा। तो ये चाइना अब कहीं ना कहीं इन सारी सिनेरियोज़ को, इन सारे रिसेंट डेवलपमेंट्स को देख के खुशी हो रहा होगा। हालांकि ऑकस डील के बाद उसको काफ़ी निराशा हुई थी, जिसकी उसने आलोचना भी की थी, लेकिन अब इन सारे डेवलपमेंट्स को देख के कहीं ना कहीं चीन खुश हो रहा होगा। अब इसके बाद दोस्तों देखिए, अगर किसी एक देश की काफ़ी अच्छी एक पोजीशन जो है मजबूत हो सकती है तो वो है इंडिया। क्योंकि इंडिया दोस्तों उसकी रशिया के साथ भी अच्छे तालमेल है, उसका वेस्ट कंट्रीज़ के साथ में भी है, जिसमें आपका यूरोपियन यूनियन के देश हो गए, अमेरिकन कॉन्टिनेंट के देश हो गए, तमाम देशों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। और फ्रांस के साथ तो भारत की घनिष्ठ मित्रता आप जानते ही हैं। अभी भारत ने और फ्रांस ने किस तरीके से अभी जो 24 जो मिराज
जो प्लेन्स हैं उनकी एक डील को जो है साइन किया है। हालांकि वो जो प्लेन्स हैं वो दोस्तों इसलिए मंगाए जा रहे हैं कि उनके जो पार्ट्स हैं उनका इस्तेमाल भारत के पास जो मिराज की जो पूरी फ्लीट है उसके जो पार्ट्स हैं उनको रिपेयर करने के लिए किया जा सके और भारत अपने उन फ्लीट का जो इस्तेमाल है वो 2031 तक कर सके। इस डील का पूरा पर्पस जो है वो यही है। तो इसलिए अब कहीं ना कहीं देखिए भारत का एक अच्छा खासा एडवांटेज है। भारत की सभी के साथ अच्छी दोस्ती है, वो चाहे फ्रांस हो चाहे और कोई देश हो। तो भारत एज एन ग्लोबल पावर के रूप में अपने आप को उठा सकता है। ये भारत के लिए काफ़ी अच्छा मौका है और कहीं ना कहीं इस मल्टीपोलैरिटी ऑर्डर को वो आगे ले जाने में फ्रांस के साथ और भी कई देशों की मदद कर सकता है। तो दोस्तों आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है जो ये डेवलपमेंट हुई है ये एक सुनहरा मौका साबित होगा भारत के लिए, और सुनहरा मौका है भी कि भारत ना सिर्फ यूएस से बल्कि चाइना की भी वर्ल्ड की जो हेजेमनी है उसको जो है वो चैलेंज करे और वर्ल्ड में एक पीसफुल ऑर्डर को इस्टेब्लिश करे। तो दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और अपने कमेंट ज़रूर शेयर करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।